नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल पे। कुछ पर्सनल कारणवश जो है क्लासें बंद हो चुकी थी। आज हम क्लास बिल्कुल नए सिरे से फिर से शुरू करने वाले हैं और मुझे लगता है कि सबसे पहले, क्योंकि जो पहले टॉपिक छूट गया था, जो टॉपिक था आप लोगों का वैचारिक पृष्ठभूमि, तो वहाँ से मैं यूजीसी नेट के सब शुरुआत कर रहा हूँ। यूजीसी नेट के जो है वैचारिक पृष्ठभूमि, और उसमें भी सबसे पहले रख रहा हूँ नव जागरण को। आपको मैं दिखाऊंगा, अगर इस बार जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी के सभी नव जागरण से अगर प्रश्न पूछा है तो आपको इसी नोट्स में मिल जाएंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नव जागरण काल और इसी प्रकार से नव जागरण, गांधीवाद, गांधी दर्शन, अम्बेडकर दर्शन, ठीक है। हम क्रमबद्ध तरीके से वैचारिक पृष्ठभूमि को बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो कृपया क्लास को पूरा देखें और बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्लास, ठीक है। चलो, नव जागरण, नव और जागरण, नए तरीके से जागना। हम जागे हुए तो पहले भी थे, पर पूरी तरीके से नहीं। जब नए तरीके से जागने को हम लोग नव जागरण कहते हैं। कहने का अर्थ है कि 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज संक्रमण के जिस तीव्र दौर से गुजरा, उससे कुछ चिंतक पुनर्जागरण और नव जागरण कहते हैं। नव जागरण नए तरीके से, और पुनः जागरण मतलब पुनः जागना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं इनके बारे में, ठीक है, कि इनके शब्दों में कहें तो नव जागरण दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। दो संस्कृतियां जब एक में टकराती हैं, जो उससे उत्पन्न ऊर्जा होती है, उसी को हम नव जागरण कहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखना। और याद रखना है कि वैचारिक पृष्ठभूमि से क्वेश्चन इस बार यूजीसी नेट जून में खूब पूछे गए हैं, तो आप लोगों को भी तैयार रखना है, ठीक है, अगले दिसंबर के लिए। आगे बात करें तो भारत में नव जागरण में धार्मिक सामाजिक सुधार करने वाली कई संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत में नव जागरण में धार्मिक सामाजिक सुधार करने वाली कई संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत में नवजागरण में धार्मिक सामाजिक सुधार करने वाली कई संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अभी देखते हैं हम और कुछ इस पे बात करेंगे कि नवजागरण का जमाना सभ्यताओं की टकराहट का ना होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। याद रखना, ये पॉइंट आपसे सीधे सीधे जून में पूछे जा चुके हैं कि भारत में नवजागरण में धार्मिक सामाजिक सुधार करने वाली कई संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दूसरा, नवजागरण का जमाना जो सभ्यताओं की टकराहट का ना होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। टकराहट नहीं, आत्मा का निरीक्षण किया गया उसमें, वे भी इम्पोर्टेंट है। आगे बात करें तो औपनिवेशिक माहौल में भारत का नवजागरण बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान का संघर्ष भी था, ठीक है। औपनिवेशिक माहौल में देखें तो भारत का जो नवजागरण था बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान का संघर्ष भी था, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, ये सब पॉइंट हैं, धीरे धीरे पॉइंटों को याद रखना है कि भारतीय नवजागरण के जनक, देखो याद रखना, राजा राम मोहन राय को जीवन में आरंभिक काल में रूढ़िवादियों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। भारतीय नवजागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जीवन में आरंभिक काल में रूढ़िवादियों के प्रबल विरोध का सामना इनका करना पड़ा था, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजा राम मोहन राय, याद रखना, ये पॉइंट पूछा जा चुका है कि शंभुनाथ के अनुसार भारतीय नवजागरण के रूपों से संबंधित क्या क्या है। देखो, बांग्ला का नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व बुद्धिवाद है, ये शंभुनाथ कहते हैं। शंभुनाथ के अगर पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो जो भारतीय नवजागरण के रूपों से संबंध क्या क्या बातें उन्होंने कहा कि जो बांग्ला नवजागरण का केंद्रीय जो सार तत्व था वो क्या था, बुद्धिवाद है, इम्पोर्टेंट। और अगर बात करें तो हिंदी नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व राष्ट्रवाद है। 1857 का स्वाधीनता संग्राम, ये बात कौन कह रहा है, शंभुनाथ कह रहे हैं। कौन कह रहा है बच्चा, शंभुनाथ कह रहे हैं कि बांग्ला नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व क्या है, बुद्धिवाद है। क्या है, बुद्धिवाद है। हिंदी नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व क्या है,
राष्ट्रवाद है। क्या है बच्चा? राष्ट्रवाद है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? राष्ट्रवाद है। याद रखना है नवजागरण से संबंध संस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संस्थाओं को आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक, इन संस्थाओं को याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इन संस्थाओं को याद रखना पड़ेगा, इस बात को याद रखना। देखो ये संस्थाएं आपसे पूछी जा चुकी हैं क्रम से, क्रम लगाने के लिए हर बार एग्जाम में आता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इनको याद जरूर करेंगे। देखो अगर सबसे पहली बात करें तो 1828 में आता है कल जो है ब्रह्म समाज। अगर आपसे पूछता है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई तो 28 में हुई। कब हुई बच्चा? 28 में। कब हुई? 28 में। कब हुई ब्रह्म समाज की स्थापना? 28 में हुई। कब हुई? 28 में। कब हुई? 1828 में। कब हुई? 1828। कहाँ से होती है? कलकत्ता में। कहाँ हुई? कलकत्ता में। किसने किया था? इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। तो याद रखना 1828 कलकत्ता से ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। आपको याद रखना है क्योंकि बहुत एग्जाम में पूछा जाए, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, क्रम लगाने के लिए भी आता है। तो आपसे ये पूछेगा कि बाबू हमको ये बता दीजिए कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है कलकत्ता में तो हुई, कब की? 1828 में। इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ठीक, बहुत अच्छे। अगर बात पूछेगा 1839 की तो कलकत्ता में किसकी हुई थी? तत्वबोधिनी सभा। किसकी हुई थी बच्चा? तत्वबोधिनी सभा। किसकी सभा हुई थी? तत्वबोधिनी सभा की। कलकत्ता से 1839 में स्थापना हुई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में हुई थी। कहाँ से? कलकत्ता से। कितने किया? किसने किया था? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कलकत्ता में हुई। किसने की? 1839 में की गई। कब? किसने किया था? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। अगर ऐसे नहीं याद होता है तो एक तरीका और मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर तत्वबोधिनी सभा में देखा जाए तो सबसे पहला वर्ण क्या है? ता है। और इसमें देखा जाए नाम में संस्थापक में तो मिलेगा दा। तो याद रखना ता और दा एक ही वर्ग के वर्ण है। ता, था, दा, धा, ना। तो ता तत्व, दा देवेंद्र नाथ ठाकुर। ठीक है, तो ता और दा एक ही वर्ग के हैं। अगर आपसे पूछे कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की तो उसमें ये नाम ढूंढना है जिसमें क्या हो? दा वर्ग का हो। किस वर्ग का हो? ता वर्ग का। तो देवेंद्र नाथ ठाकुर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कब की गई? 1839 में। अगर पूछता है कि वेद समाज श्री की स्थापना कब की गई? वेद समाज की स्थापना तो कह देना 1864 में हुई है। कब हुई है? 1864 में। कहाँ से हुई थी? मद्रास में। कहाँ से? मद्रास से। कहाँ से? मद्रास से। किसने की थी? तो धरलू नायडू ने। किसने की थी? धरनू। ठीक है, धरलू नायडू। अगर ऐसे याद करो तो याद रखना डीवी। ठीक है, डीवी। डी से धरलू, वी से वेद समाज। ठीक है, या फिर डीवीएम कर भी लो, डीवीएम। ठीक है, आप देखो याद हो जाएगा डीवीएम। डी से धरलू नायडू, वी से वेद समाज की स्थापना की। कहाँ से की? मद्रास से की। देख लो डीवीएम। डीवीएम कहाँ से बच्चा? इसका समय याद रखना डीवीएम। डीवीएम। ठीक है, या फिर इस प्रकार से याद करना चाहते हो तो वीएमडी। ठीक है, चलो डीवीएम याद रखना, अच्छा शब्द है। धरलू नायडू ने की थी। स्थापना किसकी थी? कि वेद समाज की। और कहाँ से की थी? मद्रास से की थी। इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। आपसे पूछा जाएगा 1828 में स्थापना किसकी हुई? ब्रह्म समाज की। किसने की? राजा राम मोहन राय ने। कहाँ से की? कलकत्ता से। बहुत अच्छी बात। 1839 में आपसे पूछा जाएगा स्थापना किसकी की? कलकत्ता से की गई। किसकी? तत्वबोधिनी सभा की। किसने की? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की। 1864 में स्थापना किसकी की गई? तो याद रखना मद्रास से किसकी की गई थी? वेद समाज की। किसने? धरलू नायडू की। इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो 1867 में याद रखना प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। कहाँ से? बम्बई से। कहाँ से हुई थी? बम्बई से प्रार्थना समाज की। कहाँ से? बम्बई से प्रार्थना समाज। कहाँ से हुई थी? बम्बई से प्रार्थना समाज। कहाँ से हुई थी बच्चा? बम्बई से प्रार्थना समाज। कहाँ से? बम्बई से प्रार्थना समाज। कहाँ से? बम्बई से प्रार्थना समाज। कहाँ से? बम्बई से प्रार्थना समाज। 1867 में किसने की थी? आत्मारंग पांडुरंग ने। आपको नहीं याद होता है तो कभी तो स्कूल गए होंगे बच्चा। स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले
क्या है, हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी। ये कविता सब लोग प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करने से क्या होता है, आत्मा को शांति मिलती है। क्या मिलती है, आत्मा को शांति मिलती है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, आत्माराम पांडे ने। ठीक है, अब बम्बई में ही नहीं, हर जगह होती थी। और सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे ही प्रार्थना होती थी हम लोग तुरंत वहाँ से निकलते थे। हम गांव के शब्द में कहें तो सर्द वहाँ से निकल लेते थे, झट से वहीं से निकल लेते थे, सर से निकलते थे वहाँ से। जैसे ही प्रार्थना हुई सर से हम लोग निकल लिए। तो सर से 67 याद रखना इम्पॉर्टेंट है। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, 1867 में। कहाँ हुई, बम्बई में। किसने की, आत्माराम पांडु ने। ठीक है, आत्माराम पांडु ने, बहुत इंपॉर्टेंट, आत्माराम पांडु ने, आत्माराम पांडु, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, प्रार्थना समाज बम्बई 1867। ठीक, याद हो गया। बात करते हैं सत्य शोधक समाज की स्थापना। सत्य शोधक समाज किसने किया था, सत्य शोधक समाज यहाँ गया ज्योतिबा फूले ने। किसने किया था, ज्योतिबा फूले ने। और आपको पता है, सब लोग जानते हैं इस बात को कि फूल हम लोग वहीं चढ़ाते हैं जो सत्यवादी व्यक्ति होता है। यानी जो सच्चा व्यक्ति होगा, जो सत्यवादी व्यक्ति होगा, तो जब उसकी मृत्यु होती है तो हम लोग जाके उस पर फूल चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो याद रखना, फूले से फूले और सत्य से सत्यवादी व्यक्ति। याद रखना, सत्य शोध की स्थापना किसने की, ज्योतिबा फूले ने। और पूरे अच्छा, फूले से पूड़े भी याद रखना, फूले से पूड़े, फूले और पूड़े एक जैसा साउंड कर रहा है। तो कहाँ हुई थी सत्य शोधक की स्थापना, पुणे में। और कब की गई थी, 1873 में। कब की गई थी, 1873 में। तो 73 फूल हम सत्यवादी व्यक्ति पे चढ़ाएंगे, पूरे 73 फूल, ऐसे याद कर सकते हो, पूरे 73 फूल। ठीक है, हम सत्यवादी व्यक्ति पे चढ़ाएंगे। तो पूरे से पूरे, 73 से 1873, और सत्य से सत्यवादी व्यक्ति, फूल से ज्योतिबा फूले। मुझे लग रहा है याद हो गया होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर बात करें आर्य समाज की स्थापना, इंपॉर्टेंट, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो मतलब किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती। किसने किए थे, दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज किसने, दयानंद सरस्वती। कहाँ से, बम्बई से। ठीक, कब किया था, 1875 में। इम्पोर्टेंट है ये बात। 75 सालों में, हमारे देश को आज़ाद हुए भी काफ़ी साल हो चुके, अब तो ज़्यादा हो गए होंगे, पर 75 सालों में आर्य समाज हमेशा दयानंद ही, याद रखना, दयानंद से जुड़े हुए थे। कौन, दयानंद किससे जुड़े हुए थे, आर्य समाज से। किससे जुड़े हुए थे बच्चा, आर्य समाज से, दयानंद सरस्वती। कहाँ से, बम्बई से। और कब की थे, 1875 में। इम्पॉर्टेंट है। अगर बात करें 1800, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, याद रखना, 1882 में इसकी स्थापना हुई थी अडयार मद्रास से। किसने किया था, ब्लाउत्स्की ने। याद रखना, मदाम ब्लाउत्स्की और ओलकाट ने। ठीक है, तो ब्लाउत्स्की याद रखना किसने की, थियोसॉफिकल सोसाइटी नाम दिया था। तो अंग्रेजी नाम, अंग्रेजी दोनों, अंग्रेजी से जुड़े हुए हैं। याद रखना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। और कहाँ से किया था, 1897 में बेलूर से किया था। बेलूर जो कलकत्ता में पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट। रामकृष्ण मिशन, बेलूर, कलकत्ता, 1897 स्वामी विवेकानंद। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दूं, आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए। ठीक है, अगर पूरे यूजीसी नेट के शॉर्ट नोट्स चाहिए बिल्कुल कि पूरे 21 की 21 कहानी आपको 5 से 6 7 8 पेजों में उसका पूरा का पूरा सार अगर चाहिए, ठीक है, या हम कह सकते हैं यूजीसी नेट का पूरा सिलेबस हम 2 प्रकार के आपको नोट्स देंगे, एक शॉर्ट्स देंगे, एक जो है संपूर्ण नोट्स देंगे, जिससे कहीं कोई प्रकार की टेंशन नहीं। तो इस नंबर पे आप संपर्क करें 97 21 56 58 और 75। ठीक है, आपको नोट्स इस पे उपलब्ध कराए जाएंगे। यूजीसी नेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे। इंपॉर्टेंट क्या करेगा, मतलब छूटेगा कुछ नहीं। ठीक है, वो चाहे कोई भी यूनिट हो, इंपॉर्टेंट है। मात्र 499 रुपये में, ठीक है, आपको नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसमें इसी प्रकार के नोट्स आपको मिलेंगे। आनंद मठ का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, 1882 में। गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, 1912 में, क्योंकि ये रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। विश्व धर्म सभा में विवेकानंद संबोधन कब हुआ था, 1893 में। ये कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। अब कुछ बातें हम पढ़ते हैं इससे संबंधित।
कि ब्रह्म समाज को प्रभावी बनाने में देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, ब्रह्म समाज को प्रभावी बनाने में देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने प्रमुख भूमिका निभाई। केशव चंद्र सेन ने दूर दूर तक यात्राएं कर ब्रह्म समाज का प्रचार प्रसार किया। सेन की प्रेरणा से वेद समाज और प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। याद रखना 1867 ईस्वी में ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। 1867 में, याद रखना 1867 में ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। एक तो देवेंद्र नाथ टैगोर का गुट आदि और एक ब्रह्म समाज, तथा मतलब एक ये पूरा पॉइंट बट गया था, देवेंद्र नाथ टैगोर का गुट आदि ब्रह्म समाज तथा केशव चंद्र सेन का गुट और भारतीय ब्रह्म समाज, जिसी को नव विधान कहलाया। यानी 1867 में ब्रह्म समाज दो भागों में बटा, एक तो देवेंद्र नाथ टैगोर का गुट हुआ था और एक केशव चंद्र सेन का गुट हुआ था। ठीक है, यानी जो देवेंद्र नाथ टैगोर का गुट हुआ तो उसका नाम दिया गया आदि ब्रह्म समाज, और केशव चंद्र सेन का जब गुट हुआ तो उसका नाम दे दिया गया भारतीय ब्रह्म समाज। वेरी इंपॉर्टेंट। 1867 में 1878 में, याद रखना 1878 ईस्वी में ब्रह्म समाज का पुनः विभाजन हुआ और आनंद मोहन बोस और द्वारिकानाथ गांगुली ने मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। याद रखना इम्पोर्टेंट है, बहुत पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि 1878 ईस्वी में ब्रह्म समाज का पुनः विभाजन जब हुआ तो आनंद मोहन बोस एवं द्वारिकानाथ गांगुली ने मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1878 ईस्वी में ब्रह्म समाज का पुनः विभाजन हुआ और आनंद मोहन बोस एवं द्वारिकानाथ गांगुली ने मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। इंपॉर्टेंट। राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज के विरोध में 1830 ईस्वी में कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना की। किसकी? राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज के विरोध में 1830 ईस्वी में कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना की थी, जिसके द्वारा सती प्रथा एवं बहुविवाह को मान्य ठहराया गया पर स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना समाज की स्थापना, याद रखना, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इस समाज से संबंध अन्य प्रमुख व्यक्ति भी थे जो इस समाज में कौन कौन से? एक तो आर.जी. भंडारकर थे, महादेव गोविंद रानाडे तथा एन.जी. चंदावरकर। इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने की थी और इस समाज से संबंधित अन्य प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? एक तो आर.जी. भंडारकर थे, महादेव गोविंद रानाडे तथा एन.जी. जो चंदावरकर। इंपॉर्टेंट है, ये प्रार्थना समाज से संबंधित है। और बात करें तो दयानंद सरस्वती कृत जो सत्यार्थ प्रकाश रचना है, जो कि 1875 ईस्वी में लिखी गई, खड़ी बोली हिंदी गद्य में है। आर्य समाज के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते थे। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हम लोग याद करेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। फोर्ट विलियम कॉलेज हम लोग पढ़ेंगे। याद रखना फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट। स्थापना कब हुई? 10 जुलाई 1800 में। संस्थापक कौन थे? मार्क्विस वेलजुली। इसके संस्थापक कौन थे? मार्क्विस वेलजुली ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 10 जुलाई 1800। अगर हम बात करें तो सदल मिश्र और लल्लू लाल इस कॉलेज से जुड़कर खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान दिया था। आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना सदल मिश्र, लल्लू लाल। याद रखना जो छोटे छोटे नाम हैं, अगर देखा जैसे सदल और लल्लू, सादा। अगर सीधी सी बात, अगर सबसे अच्छा याद करने का तरीका कि फोर्ट विलियम कॉलेज से कौन से दो व्यक्ति जुड़े थे, तो याद रखना एक सा और एक ला, सल। ठीक है, लल्लू लाल सदल में से, लल्लू लाल सदल में से, लल्लू लाल सदल में से, यही दो व्यक्ति छोटे छोटे नाम वाले, जो छोटे छोटे नाम थे वो फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए थे। खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान दिया था। इंपॉर्टेंट है। उर्दू हिंदी गद्य पुस्तक लिखने की व्यवस्था हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज में। उर्दू और हिंदी के दोनों की गद्य पुस्तकों के लिखने की व्यवस्था इसमें हुई थी। इंग्लैंड से, याद रखना, नवागत अंग्रेज अफसरों
के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी इसमें। यानी जो इंग्लैंड से जो नया जो कोई व्यक्ति आता था यहाँ पर रहने के लिए, ठीक है, तो उसको जो यहाँ पे अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी, यानी उनको प्रशिक्षित किया जाता था, प्रशिक्षण दिया जाता था जो इंग्लैंड से आता था। ये अपने फोर्ट विलियम कॉलेज में ठहरता था, उसको पहले समझाया जाता था कि आप तुमको कैसे क्या करना है, इम्पोर्टेंट है। उर्दू व हिंदी, हिंदुस्तानी के प्राध्यापक याद रखना जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट थे। उर्दू व हिंदी या हिंदुस्तानी के प्राध्यापक कौन थे? जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट थे। इन्हें गिलक्राइस्ट के संक्षिप्त नाम से भी जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। उर्दू व हिंदी या हिंदुस्तानी के प्राध्यापक जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट थे। इन्हें गिलक्राइस्ट के संक्षिप्त नाम से भी जाना जाता है। उर्दू व या हिंदी हम कह सकते हैं, उर्दू व हिंदी या हिंदुस्तानी के प्राध्यापक जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट थे। इन्हें गिलक्राइस्ट के संक्षिप्त नाम से भी जाना जाता है, संक्षिप्त नाम से भी जाना जाता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखना गिलक्राइस्ट ने 19 ग्रंथों की रचना की है। गिलक्राइस्ट ने 19 ग्रंथों की रचना की है, इंपॉर्टेंट है। कितने ग्रंथों की? 19 ग्रंथों की। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी इनकी प्रमुख कृति है। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी इनकी बहुत प्रमुख कृति है, जो कि इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बात करें तो ए ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज में गिलक्राइस्ट ने हिंदी, उर्दू, रेखता और हिंदुस्तानी को समानार्थी माना है। इनकी जो पुस्तक कौन सी है गिलक्राइस्ट की, याद रखना ए ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज में गिलक्राइस्ट ने हिंदी, उर्दू, रेखता और हिंदुस्तानी को कहा है कि समान अर्थ देती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। चलो, गिलक्राइस्ट के अनुसार खड़ी बोली की 3 शैलियाँ मानी है उन्होंने। कितने? 3 शैलियाँ मानी। वो कौन कौन सी हैं? देखो, एक तो है दरबारी या फारसी शैली, दूसरी हिंदुस्तानी शैली और एक हिंदवी शैली। दरबारी शैली, हिंदुस्तानी शैली या फिर हिंदवी शैली। दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली या फिर हिंदवी शैली। दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली या फिर फारसी हिंदवी शैली, ठीक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदुस्तानी शैली को गिलक्राइस्ट, याद रखना, दी ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान, स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। हिंदुस्तानी शैली को गिलक्राइस्ट क्या कहता था? दी ग्रैंड पॉपुलर, यानी स्पीच ऑफ हिंदुस्तान, स्पीच ऑफ हिंदुस्तान, स्पीच ऑफ हिंदुस्तान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी के अंतिम प्रोफेसर विलियम प्राइस, याद रखना क्या नाम है? विलियम प्राइस ने हिंदुस्तानी शब्द के स्थान पर हिंदी लिखना शुरू किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी के अंतिम प्रोफेसर विलियम प्राइस ने हिंदुस्तानी शब्द के स्थान पर हिंदी लिखना शुरू किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी के अंतिम प्रोफेसर विलियम प्राइस ने हिंदुस्तानी शब्द के स्थान पर हिंदी लिखना शुरू किया। यह प्रचलन उन्होंने कॉलेज के पत्रों से शुरू किया था, ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग का नाम बदलकर हिंदी विभाग कर दिया था, ठीक है, हिंदुस्तानी विभाग का नाम बदलकर हिंदी विभाग कर दिया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1809 ईस्वी में विलियम केरे ने, याद रखना, बाइबिल का हिंदी अनुवाद किया नए धर्म नियम से। देखो कितना पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 1809 विलियम केरे और बाइबिल का हिंदी अनुवाद किस नाम से करते हैं? नए धर्म नियम। बाइबिल का नए धर्म नियम का अनुवाद किसने, मतलब किस नाम से किया गया? नए धर्म नियम के नाम से। किसने किया? विलियम केरे ने किया। कब किया? 1809 में किया। बहुत इंपॉर्टेंट, 1809 में विलियम केरे ने बाइबिल का अनुवाद नए धर्म नियम से किया। ठीक, आगे बात करते हैं। तो 1809 ईस्वी में हेनरी मार्टिन ने फिर से बाइबिल का अनुवाद किया, हिंदी या उर्दू दोनों भाषाओं में किया था। हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में किया था बाइबिल का। अब पूछा जाएगा कि बाइबिल का हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में अनुवाद किसने किया? हेनरी मार्टिन ने किया। कब किया? 1809 में किया। वेरी इंपॉर्टेंट।
आपसे पूछा जाएगा कि कलकत्ता बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो 1817 में बताना है। आगरा बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, 1833 में बतानी है, इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1836 ईस्वी में अदालती भाषा से संबंधित इस्तेदारनामा प्रकाशित हुआ, जिसमें इस बात का जिक्र था कि अब से अदालती कामकाज के लिए हिंदी में भी आवेदन या प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। 1837 ईस्वी में तत्कालीन संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में कार्यालयी भाषा के रूप उर्दू लागू कर दी गई। उर्दू जो कार्यालयी भाषा के रूप में उर्दू लागू कर दी गई थी। याद रखना 1837 में, याद रखना तत्कालीन संयुक्त प्रांत यानी आज का उत्तर प्रदेश सभी सरकारी दफ्तरों में कार्यालयी भाषा के रूप में उर्दू लागू कर दी गई थी 1837 में। आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू कार्यालयी भाषा यानी जो कार्यालयी जो कामकाज की भाषा होती है उसमें उर्दू का जिक्र या उर्दू स्वीकार कब की गई थी, 1837 में, ठीक है, इनके अनुसार। अगर बात करते हैं 1844 ईस्वी में, तो उर्दू को संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड की राजभाषा भी घोषित किया जा चुका है 1844 ईस्वी में। उर्दू के समर्थन में गारसाद तासी कहते हैं सर सैयद अहमद खां का बड़ा नाम है। याद रखना उर्दू के ये समर्थक थे कौन, गारसाद तासी और सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खां हिंदी को गंवारू बोली कहते हैं। बहुत अच्छी, देखो क्या पॉइंट दिया है, सर सैयद अहमद खां, इन्होंने हिंदी को क्या कहा है, गंवारू बोली बोलते थे, जबकि गारसाद तासी से भद्दी बोली बोलते थे। आपसे दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर सैयद अहमद खां कौन सी हिंदी को क्या नाम दिया, गंवारू, और गारसाद तासी भद्दी बोली, गारसाद तासी भद्दी बोली कहे थे, ठीक है, याद रखना। हिंदी का समर्थन करने वालों में अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक पिनकॉट स्मरणीय है। याद रखना हिंदी का समर्थन करने वालों में अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक पिनकॉट जो है स्मरणीय है। फ्रेडरिक पिनकॉट स्मरणीय है, इंपॉर्टेंट। पंजाब के नवीन चंद्र राय का भी इस क्षेत्र में विशेष महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 2 पुस्तकें हिंदी में लिखी जो एक बांकीपुरी के खड़ग विलास प्रेस में छपी थी। याद रखना कौन, नवीन चंद्र राय ने 2 पुस्तकें लिखी, ठीक है, जो कि बांकीपुरी की खड़ग विलास प्रेस में छपी थी। कौन कौन सी, एक तो थी बाल दीपक, ठीक है, जो 4 भागों में या बिहार के स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है, ये नवीन चंद्र राय की पुस्तकें हैं, ठीक है। एक है विक्टोरिया चरित्र जो कि 136 पृष्ठों की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टॉमस रॉबक, याद रखना टॉमस रॉबक ने हिंदी को हिंदुस्तानी की महाभाषा कहा है। रखना हिंदुस्तानी की महाभाषा, हिंदी को हिंदुस्तान की महाभाषा किसने कहा है, तो टॉमस रॉबक ने कहा है। किसने कहा है बच्चा, टॉमस रॉबक ने कहा है। टॉमस रॉबक ने हिंदी को क्या कहा है, हिंदुस्तान की महाभाषा, हिंदुस्तान की महाभाषा, ठीक है। चलो ये हमारा था नवजागरण काल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये नवजागरण काल अगला टॉपिक हम लोग बहुत जल्द कल क्लास होगी, जो अगली क्लास होगी वो इसी से नवजागरण काल, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना। अगर इतना ही तैयार कर लेते हैं 2 से 3 बार क्लास, तो आपको बहुत अच्छी। मैं फिर कहता हूँ नोट्स जिन भी बच्चों ने नहीं लिया है नोट्स ज़रूर ले लें। इस नंबर पे संपर्क करें, ठीक है, 97 21 56 58 75, ठीक है। इस नंबर पे संपर्क करो, आपको शॉर्ट्स और थ्योरी दोनों नोट्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे बोलेंगे उस प्रकार से नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, पूरे यूजीसी नेट के। चलो तो आज हम यही क्लास अपनी अंतिम करते हैं। नवजागरण हो गया है, अगली क्लास हम बहुत जल्द इसी वैचारिक पृष्ठभूमि की ही होगी, या गांधी दर्शन, कोई दर्शन, या उत्तराधुनिकतावाद, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। चलो और पढ़ लेना, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर कर लेना। अगर नवजागरण से कोई सवाल आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। चलो धन्यवाद।